नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी कविता थपलियाल और अंश भीलवार। हम तीनों अगले 1 घंटे आपके तमाम शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा साथ देंगे दिग्गज एक्सपर्ट्स। तो योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आप कई तरीके देख रहे होंगे। पहला एक नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप करिए, जिस पर आप मैसेज करिए, जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब ये शो लाइव चल रहा हो तब कॉल करने से बचिए। उससे पहले अगर आप कॉल करेंगे तो हमें आसानी होती है आपके सवालों को शामिल करने में। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि व्हाट्सएप कीजिए अपने तमाम डिटेल्स, अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, नज़रिया ज़रूर बताइए, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का, और अगर शॉर्ट टर्म में स्पेसिफिक नज़रिया है तो वो भी बताइए। यही आपको करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और यूट्यूब पर भी आप लाइव कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। बीच बीच में यूट्यूब के सवालों को भी हम शामिल करते हैं। चलिए अब ज़रा बाजार पर एक निगाह डाल देते हैं। तो यूएस फेड की कमजोर कमेंट्री और बहुत से और भी फैक्टर्स जिस तरह से नजर आए हैं खासतौर पे, उसके बाद बाजार पर जो दबाव है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, आज देखिए लगातार चौथा दिन है जब इस हफ्ते में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, हर तरफ हम प्रेशर देख पा रहे हैं। और दिग्गज जो शेयरों का पार्टिसिपेशन है वो लगातार, हालांकि सोमवार के बाद अगर हम देखें तो सोमवार को तो दिग्गजों का पार्टिसिपेशन था, लेकिन मंगलवार, बुधवार और आज अब दिग्गजों का पार्टिसिपेशन भी इससे नदारद नजर आ रहा है। आप देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो इस वक्त 24,000 के नीचे अगर लेवल्स की बात करूं तो 23,960 के स्तर पे इस वक्त कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी देखिए, यहां पर लगभग 600 अंकों की गिरावट 51,550 के स्तर पे। आज अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो फार्मा एक बार फिर मजबूत, और उसमें भी डॉक्टर रेड्डीज आज 2.5% ऊपर है। यहां पर टाटा कंज्यूमर में हल्की तेजी नजर आ रही है। ट्रेंट लगातार दूसरा दिन है जब यहां पर मजबूती दिख रही है। बीपीसीएल और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में भी मजबूती नजर आ रही है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मार्केट ब्रेथ बहुत ही कमजोर। 770 शेयर इस वक्त हरे निशान में सिर्फ कारोबार कर रहे हैं और 1718 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार करते हुए। चलिए अब जरा चर्चा में शामिल करते हैं अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं मिरई एसेट शेयर खान से विनोद मोदी साहब और यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बाजार क्या केवल यूएस फेड की कमेंट्री से सहमा हुआ है, या आमतौर पर जब हम दिसंबर के महीने को या ईयर एंड देखते हैं तो बाजार में इस तरह की मुनाफा वसूली आमतौर पर देखी जाती है, या और भी कई फैक्टर्स हैं जो बाजार पर इस तरह का प्रेशर बना रहे हैं? और इसके साथ ही ये भी बताइए कि अब आखिर बाजार में रणनीति क्या लेकर चली जाए। भी दिसंबर का जो मंथ रहता है, अगर हम सीजनलिटी चार्ट्स पे देखें तो काफी साइडवेज मूवमेंट हमें दिखाई देते हैं और ओवरऑल रिटर्न भी काफी म्यूटेड रहते हैं दिसंबर के मंथ में। हालांकि अभी जो रिसेंट न्यूज आया उसकी वजह से हमें एक थ्रोबैक मूव देखना पड़ गया। हालांकि निफ्टी पहले ही संकेत दे रहा था, क्योंकि जो 24,860 का जो इनिशियल इमीडिएट हर्डल था वो निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया था, और उसके बाद से हमें वहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन देखने को मिले थे, और वहां पर ही हमारे 50% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें ये एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये हालांकि एक थोड़ा सा मेजर सेटबैक आया है निफ्टी में, बट मुझे लगता है कि यहाँ से जो 24,800 से लेकर 24,850 का लेवल है वो क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी का। अगर निफ्टी इस लेवल को डिफेंड कर जाता है तो हमें फिर से पुल बैक मूव आते हुए दिखाई देंगे। जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो अराउंड 24,150 से लेकर 24,200 जोन के आसपास दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी ने भी गैप डाउन ओपनिंग दी है, बट स्टिल ये अपने जो क्रूशियल 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसको होल्ड करके चल रहा है। तो यहाँ से भी हम एक पुल बैक मूव आने वाले समय में देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी तेजी बनी हुई है। वो अभी भी अपने जो पुराने जो स्विंग लो हैं उनको डिफेंड करते हुए चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अब यहाँ से एक पुल बैक आने की उम्मीद
दिख सकती है आने वाले समय में। हालांकि मेजर अपसाइड मूव तभी आएगा जब मार्केट 24,860 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू देगा। अंटिल जब तक वो नहीं आता, वो दिखाई देता है, तब तक मार्केट 23,800 से लेकर 24,800 के ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर सकता है। चलिए, तो बाजार को लेके ये राय दी जा रही है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से, लेकिन हमारे साथ अब दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। युवराज बत्रा मेरे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। युवराज, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम मैं अम्बाला से बात कर रहा हूँ। ओके, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैम मैंने जेके पेपर परचेज किया था 23 जुलाई को 555 रुपीज। ओके, और 200 अभी शेयर्स। कितना समय आपको देना है? बिकॉज हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार एक रेंज में फंसा हुआ है। आपकी तो थोड़ी सी ऊंची खरीद है, 6 महीने पुरानी है ऑलमोस्ट। कितना समय और देना चाहेंगे? मैम 1 ईयर। 1 साल देना चाहते हैं? चलिए, ठीक है। यस मैम। ओके, विनोद आपके पास मैं आऊँगी। देखिए, 1 महीने का अगर हम देखें तो यहाँ पे 15% का उछाल दिख तो रहा है, लेकिन 409 से लेके 480 के आसपास की रेंज में हमें लगातार ये स्टॉक 1 महीने में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके जो लेवल्स हैं वो लगभग 6 महीने पुराने हैं, और ऐसे में अगर हम देखें तो हाई भी लगभग 633 के आसपास छुआ है स्टॉक ने, लेकिन इनको क्या और समय देना चाहिए? गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग प्रशांत। डेफिनेटली जेके पेपर की अगर देखा जाए तो कंपनी स्पेसिफिक बहुत ही अच्छी कंपनी है। लगभग वेल इंटीग्रेटेड प्लांट इसने स्टेब्लिश करके रखा है। मैं बहुत ही स्टेब्लिश कंपनी इसलिए भी बोल रहा हूँ, नॉट ओनली ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे अच्छा लगता है। यह कंपनी गिवन द फैक्ट कि ओवरऑल इनका जो ग्रोथ रिकॉर्ड देखे या जो डेट रिडक्शन लास्ट 2 सालों में किया है वो काफी बढ़िया रहा है, इंकरेजिंग रहा है। और आने वाले समय में चूंकि जो न्यू पब्लिकेशन थिंग्स बता रहे हैं उसमें पेपर का डिमांड बढ़ने की काफी उम्मीद बताई जा रही है, तो उससे कंपनी को सीधा फायदा मिलेगा। अगर निवेशकों का व्यू 1 साल का है, 1.5 साल का है, मुझे लगता है डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छा नंबर्स देने के बाद भी स्टॉक जो अभी है वैल्यूएशन वाइज टीटीएम बेस पे मैं बोल रहा हूँ वो 10 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अगर फॉरवर्ड अर्निंग पे देखें तो वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। एट द सेम टाइम जो रिटर्न रेशियो कंपनी का काफी इंकरेजिंग है, लगभग 15 से 20% के पर परसेंट के बीच में इनका आरओई आता है। तो मुझे लगता है स्टॉक ये क्वालिटी स्टॉक है, विद इन दिस पेपर आपको होल्ड करना चाहिए। स्टॉक है, जेके पेपर को होल्ड करके रख सकते हैं। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ नागपुर से सुधीर शर्मा जुड़ चुके हैं। सुधीर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। बताइए। मेरे पास वेदांता के शेयर है 220 से 250 के बीच में परचेज किया मैंने, थोड़ा 2,500 शेयर है। तो उसमें आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आधा बेच के निकल जाऊं, प्रॉफिट बुक कर लूं, या फिर रहने दूं वैसे ही? क्योंकि डिविडेंड्स अच्छा मिल रहा है, और अगले 5-10 साल के हिसाब से लिया था मैंने। 5-10 साल के हिसाब से लिया? कब लिया था आपने ये? 1.5 साल 2 साल पहले। 1.5 साल, ठीक है, ठीक है, चलेगा। वैसे तो आपको अच्छा गेन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑलमोस्ट यहाँ पे कौन सा बताया आपने, 240 से यहाँ से देखे तो ऑलमोस्ट 100% होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यस सर। ओके, लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। वेदांता पर इनकी खरीदारी है, 2,500 शेयर होल्ड करे 240 के भाव से, काफ़ी अच्छा गेन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा बांध लेना चाहिए? चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। रिसेंट कुछ दिनों पहले यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, वहां से हमें अच्छे खासे अपर साइड के मोमेंटम देखने को मिले थे। और उस दौरान इस स्टॉक ने जो इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो सितंबर मंथ में फॉर्म हुए थे, वहां तक पहुंचने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट ओवरऑल इसमें असेंडिंग लाइन का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अभी भी स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो नो डाउट इन्होंने अगर इनका जो नजरिया है, जैसा कि इन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म है, मुझे लगता है यहाँ से होल्ड करके चलना चाहिए। और ये जो डबल टॉप का उसका जो सपोर्ट आ रहा है 430, जो नेकलाइन बनती हुई आ रही है, तो मुझे लगता है कि जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक इनको
पेशेंस के साथ इसको वेट करना चाहिए। और एक बार हमें अगर उसके ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है 530 के ऊपर का, देन आफ्टर ये स्टॉक अपनी अपसाइड मोमेंटम को रेज्यूम करेगा। वहां से फिर ये स्टॉक 630 से लेकर 650 लेवल तक जा सकता है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह रहेगी, 430 के साथ ये इस वेदांता को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखना है, होल्ड करने की सलाह आपको वेदांता में मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग। बाजार से तो संकेत अच्छे नहीं हैं और जाहिर सी बात है, पहले राय दीजिए बाजार को आप कैसे देख रही हैं और उसके बाद अपनी कॉल बताइए। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। डेफिनेटली बाजार के अंदर हमने देखा कि ओपनिंग में एक गैप डाउन ओपनिंग हमने को देखने को मिली, बट देन अगर आप देखें तो वहाँ डेज लो से आपको एक बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा। स्पेशली जो फार्मा हेल्थ केयर FMCG पैक से वहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक्स है वहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिल रही है। तो बाइंग डेफिनेटली लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड भी रहेगा वो बाय साइड का रहेगा, जहाँ पे हिंद पेट्रो का काउंटर है वो मुझे पसंद आ रहा है। अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर इसका देखें तो वहाँ पे लोअर लेवल्स पे स्टॉक ने अपना जो एक सपोर्ट लेवल था उसको रिवर्स करा है। 390 के लेवल्स के पास इसका सपोर्ट बन रहा था, वहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो 405 कि एट द मनी की कॉल ऑप्शन जो है वो खरीद के आपको चलना है। अभी इसके अंदर जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ 410 का लेवल पार करता है तो 420 तक का इसका अपसाइड का मोमेंटम बना रहेगा। तो कॉल ऑप्शन खरीद के चले। 5 रुपए 15 पैसे के भाव के ऊपर आपको इसको खरीदना है। हालांकि हमारे बात करते हुए ही यहाँ पे एक बढ़त इसके अंदर आ चुकी है, बट कोई भी डिप भी अगर आपको मिलता है उन्हीं लेवल्स के पास तो इसके अंदर वापस खरीदारी करके चले। टारगेट इसका 9 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 3 रुपए का लगा के रखना है। अधिकतम मुनाफा 8,100 और नुकसान 4,050 तक का हो सकता है। शुक्रिया ध्वनि आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो डिप पर यहाँ पर आपको खरीदारी की सलाह यहाँ पर मिलती हुई, और इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर आपको बता देते हैं, जो बताता है कि जोखिम बहुत है, खासतौर पे फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में सोच समझ कर निवेश करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। खास पहल की जानकारी देते हैं दर्शकों को। हम चला रहे हैं एक खास अभियान, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट स्मार्ट निवेश सही निवेश, पार्टनर्ड बाय टाइम्स नेटवर्क। हम आपके लिए म्यूचुअल फंड सिंपल है लेकर आए हैं, और एक ऐसा सेगमेंट जो म्यूचुअल फंड के बारे में मिथ्स को तोड़ने के लिए समर्पित है। तो आज हम जिस मिथ को तोड़ रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड निवेश पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। क्या आपको लगता है ये बात सच है? आइए जान लेते हैं। Hello and welcome to Mutual Fund Sahi Hai presents Smart Nivesh Sahi Nivesh, partnered by Times Network. Now today we have this exciting segment where we clear up some common myths and simplify the world of investing. And this special segment is called Mutual Fund Simple Hai. Now whether you're an experienced investor or just getting started, we're here to make mutual funds as easy and as fun as possible. Now let's dive in. The myth for today is mutual fund investments do not attract income tax. Is that something you believe too? Well, we went across India and asked people what they think about this. Let's take a look at what they had to say. इनकम टैक्स को कुछ म्यूचुअल फंड इनकम टैक्स अट्रैक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। Yes. No, not at all. They do track this LTCG, long term capital gain. I don't know about it. इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट शायद हो भी सकता है उसमें। They do attract income tax, but I think long term capital gains जो हैं वो up to 1.25 lakhs is income tax free. या मेरे ख्याल से तो करती है। इनकम टैक्स अट्रैक्ट करता है, उसकी यील्ड जो है उसमें इनकम टैक्स अट्रैक्ट करता है, लेकिन जिस किस्म से ग्रोथ आ रही है तो पीपल डोंट know this that they will be paying income tax on the certain growth. Looks like there's quite a bit of confusion on that, but to help clear the air, we have with us an expert. We have with us Ajit Menon. He's the CEO of PGIM India Mutual Fund. Ajit, thank you so much for joining us. Your thoughts on this statement? Is it fact? Is it a myth? Please clear the air. Well, Smith, I think that the important thing is to think about it in terms of the returns that you make
from the investments that you have actually done. Now you've put your capital in and you're earning returns out of it. So a lot of people think about income tax is paid on their salaries, and then of course, based on everything that comes into the account by way of dividends or interest, or in case of mutual funds, the redemptions that you do, how is the tax, applied? So while there is a interest income that is, applied for whatever interest you get out of your bank deposits and things like that, you are also, if you're getting additional monies that are redeemed from your investments, that's also going to be obviously taxed in the year, but it's taxed in a certain way. It's taxed for capital gains. Right. So equity mutual funds will attract different taxation, fixed income will attract a different taxation. Where it's relevant to think about that taxation for people would be when they're doing these withdrawals, they are actually withdrawing some part of their principal and some part of their gains. And it's the gains that will be taxed and not the principal. So when you are trying to put all money into maybe some sort of a fixed instrument out of which you're getting an interest, that interest will be fully taxed based on the slabs that you have. But when you're doing a SWP from your mutual funds on a regular basis, let's say in cases of retirement and you're creating an income, then you're withdrawing some part of your principal and some part of your gain. And so even though the amounts that you require are similar to what you are getting from your fixed instrument, the tax implication on that withdrawal from mutual funds is lesser to the extent that only the capital gain part is, taxed. So your principal doesn't attract it. So I think that on balance, you would end up with a far lesser effective tax that has got applied to your capital gains when you're withdrawing it from mutual funds compared to other sort of flows that come into your account. So that's an advantage that you get, especially of the equity funds that you have. In fixed income, withdrawals are obviously, again, subject to, your slabs per se, but in equity, there are benefits of, shorter term tax and longer term tax. And even in your longer term, it's only above a certain limit that now the 12.5% applies. So, to some extent, it's free up to a lakh or so, and then above that you pay. So I think that's the advantage that one should be thinking about. Thank you so much, Ajit, for talking to us and for busting that myth here on Mutual Fund Sahi Hai presents Smart Nivesh, Sahi Nivesh, partnered by Times Network. Thank you so much for watching and stay tuned to the channel. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.